नमस्कार प्रिय छात्रों, मेरा नाम है सूरज और आप देख रहे हैं मैथ्स विद सूरज सर। आज हम लोग y इज इक्वल टू कॉट एक्स का ग्राफ खींचना सीखेंगे और साथ ही साथ में y इज इक्वल टू कॉट इनवर्स x का भी ग्राफ खींचना हम लोग सीखेंगे। तो चलिए ग्राफ खींचना हम लोग सीखते हैं। तो सबसे पहले कि हम लोग y इज इक्वल टू कॉट एक्स का ग्राफ खींचना सीखते हैं। तो y इज इक्वल टू कॉट एक्स का ग्राफ खींचने के लिए हमें ये चार बिंदुएं याद होने चाहिए जिन्हें हम क्लास 11th में पढ़े थे। तो यदि आपको ये चारों बिंदुएं यदि याद हों तो आप इस ग्राफ को बहुत ही आसानी से खींच सकते हैं, और यदि आपको ये चारों बिंदुएं नहीं याद होंगी तो आपको ग्राफ खींचने में बहुत सी समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं इसमें 0 और π/2, ये हमारा प्रथम चतुर्थांश होता है। π/2 और पाई के बीच का द्वितीय चतुर्थांश होता है। पाई और 3π/2 तृतीय चतुर्थांश होता है। 3π/2 और 2π चतुर्थ चतुर्थांश होता है। 2π और 5π/2 फर्स्ट चतुर्थांश यानी प्रथम चतुर्थांश होता है। फिर 5π/2 और 3π द्वितीय चतुर्थांश होता है। ठीक है, तो अब क्या करते हैं, हम इन सभी मानों की सहायता से क्या करते हैं, हम लोग ग्राफ आसानी से खींचते हैं। तो देखते हैं कॉट एक्स का जो मान है वो प्रथम चतुर्थांश में क्या होता है। तो कॉट एक्स का मान प्रथम चतुर्थांश में अनंत से शून्य की ओर घटता है, यानी अनंत से शून्य की ओर घटता है। तो प्रथम चतुर्थांश हमारे पास यही है 0 से π/2 के बीच। इसमें क्या होता है, अनंत से 0 की तरफ मान घटता है। तो अनंत हमारा ये अनंत है, ये जो डॉटेड लाइन से हम दिखाए हैं ये अनंत को दर्शा रही हैं। ऊपर वाला प्लस अनंत है और नीचे वाले सारा माइनस अनंत है। ठीक है, तो अनंत से 0 की ओर घटता है। तो ये अनंत से 0 की ओर क्या हो रहा है, घट रहा है। ठीक है, अब आते हैं दूसरे चतुर्थांश में। तो दूसरे में क्या होता है, 0 से माइनस अनंत की ओर घटता है, यानी कि 0 यानी कि शून्य से माइनस अनंत की ओर क्या होता है, घटता है। यानी ये ग्राफ कुछ इस तरह से मिलेगा, ये ऐसे घटेगा। ठीक है, अब चलते हैं तीसरे चतुर्थांश में। तो तीसरे में क्या होता है, अनंत से शून्य की ओर घटता है। तो अनंत से शून्य की ओर क्या होता है, घटता है। अब चलते हैं चौथे चतुर्थांश में। चौथे में क्या होता है, शून्य से माइनस अनंत की ओर घटता है, यानी शून्य से माइनस अनंत की ओर क्या होता है, घटता है। अब चलते हैं प्रथम चतुर्थांश में। तो प्रथम में क्या होता है, हमारे पास अनंत से शून्य की ओर घटता है, यानी अनंत से शून्य की ओर क्या होता है, घटता है। फिर दूसरे में चलते हैं। दूसरे में क्या होता है, शून्य से माइनस अनंत की ओर घटता है, यानी शून्य से माइनस अनंत की ओर क्या होता है, घटता है। तो ये हमारा ग्राफ हो गया। अब इसमें हमें कुछ समानता देखने को मिल रही है, यानी एक बार ऊपर तो एक बार नीचे, फिर ऊपर फिर नीचे, फिर एक बार ऊपर फिर एक बार नीचे। तो इसी की सहायता से हम लोग इस ग्राफ को इधर भी बढ़ा सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर ग्राफ हमें कैसे मिलेगा, यहाँ हमें ग्राफ कुछ इस प्रकार से मिलेगा। ठीक है, वैसे ही यहाँ पर ग्राफ हमें कैसा मिलेगा, तो यहाँ पर हमें ग्राफ कुछ इस प्रकार से मिलेगा। ठीक है, तो यह ग्राफ बहुत ही आसान है। यदि आपको ये चारों बिंदुएं यदि आपको याद हैं
तो आप इस ग्राफ को बहुत ही कम समय में और बहुत ही सरल तरीके से ज्ञात कर सकते हैं अर्थात बना सकते हैं। ठीक है, तो उम्मीद है कि यह ग्राफ आपको समझ में आया होगा। अब क्या करते हैं, इस ग्राफ की सहायता से हम लोग कोटेक्स का प्रांत और परिसर ज्ञात करते हैं। तो कोटेक्स का प्रांत और परिसर क्या होगा, तो प्रांत बराबर होगा इसका प्रांत और परिसर बराबर। तो प्रांत क्या होगा इसका, प्रांत मीन्स कि वे सभी बिंदु हैं जिस पर कोटेक्स क्या हो, परिभाषित हो। तो कोटेक्स सभी वास्तविक संख्याओं के लिए परिभाषित है, लेकिन 0, पाई, 2 पाई, 3 पाई, -पाई, -2 पाई, -3 पाई, इन सभी बिंदुओं को छोड़कर बाकी सभी वास्तविक संख्याओं के लिए क्या है, परिभाषित है। अर्थात इसका जो प्रांत होगा वो क्या होगा, r-n पाई, r-n पाई। n पाई मीन्स n पाई की जगह पर सभी आ सकते हैं, 0 भी आ सकता है, पाई भी आ सकता है, 2 पाई भी, 3 पाई भी, -पाई भी, -2 पाई भी, -3 पाई भी। इसलिए जो कोटेक्स का जो प्रांत होगा वो r-n पाई होगा। ठीक है, अब इसका परिसर क्या होगा, अब कोटेक्स का परिसर क्या होगा, तो कोटेक्स का जो परिसर है वो सभी वास्तविक संख्याएं हैं। इसमें कोटेक्स के परिसर में सभी वास्तविक संख्याएं हैं, तो इसका जो परिसर होगा वो सभी वास्तविक संख्याओं का समुच्चय होगा, यानी कि r होगा। ठीक है, अब हम लोग y = cot इनवर्स x का ग्राफ खींचना सीखेंगे। तो y = cot इनवर्स x का ग्राफ खींचने के लिए हमें ये चारों बिंदुएं अच्छी तरह से याद रहना चाहिए। यदि हमको ये चारों बिंदुएं अच्छी तरह से याद रहेंगी तो हमें ग्राफ खींचने में कोई भी समस्या नहीं होगा। और यदि हमें यह चारों बिंदुएं नहीं याद होंगी तो हमें ग्राफ खींचने में बहुत सी समस्याएं हो सकती हैं। ठीक है, तो चलिए ग्राफ खींचते हैं। सबसे पहले बात करते हैं 0 और π/2, ये प्रथम चतुर्थांश को दर्शाता है, ये द्वितीय को, ये तृतीय को, ये चतुर्थ को, फिर ये प्रथम को और ये द्वितीय को। तो बात करते हैं प्रथम चतुर्थांश में, यानी कि 0 और π/2 के बीच। तो प्रथम चतुर्थांश में जो कोटेक्स का जो मान होता है वो अनंत से 0 की ओर घटता है, अनंत से 0 की ओर घटता है। तो ये सारे प्लस अनंत है और ये माइनस अनंत है। तो अनंत से कहाँ तक घटता है, अनंत से 0 की ओर घटता है। तो ये अनंत है, अनंत से 0 की ओर ये घटता है, ऐसे घटता है ये। ठीक है, अब चलते हैं दूसरे चतुर्थांश में। पहला कंप्लीट हो गया, तो दूसरे में कह रहा है 0 से माइनस अनंत की ओर घटता है, यानी यह 0 से, इस 0 से माइनस अनंत की ओर क्या होता है, घटता है। तो ये 0 से, तो इस 0 से माइनस अनंत की ओर क्या हो रहा है, ये घट रहा है क्रमशः। ठीक है, अब चलते हैं तीसरे चतुर्थांश में। तो तीसरे में कह रहा है अनंत से 0 की ओर घटता है, यानी अनंत से 0 की ओर घटता है। तो ये अनंत से 0 की ओर ऐसे घट रहा है, अनंत से 0 की ओर घटता है। ठीक है, अब चलते हैं हम लोग चौथे चतुर्थांश में। तो चौथे में कह रहा है 0 से माइनस अनंत की ओर घटता है। तो 0 से माइनस अनंत की ओर, 0 से माइनस अनंत की ओर क्या होता है, घटता है। ठीक है, अब चलते हैं प्रथम चतुर्थांश में। तो प्रथम में क्या कह रहा है, अनंत से 0 की ओर घटता है। तो अनंत से 0 की ओर घटता है, तो ये अनंत से 0 की ओर घटता है। ठीक है, अब चलते हैं दूसरे चतुर्थांश में। तो दूसरे में कह रहा है 0 से माइनस अनंत की ओर घटता है।
तो शून्य से माइनस अनंत की ओर घटता है, शून्य से माइनस अनंत की ओर घटता है। ठीक है, तो यदि इस ग्राफ को हम देखते हैं तो इस ग्राफ में कुछ हमें समानता देखने को मिलती है, जैसे कि एक बार नीचे जा रहा है तो फिर एक बार ऊपर, फिर एक बार नीचे, फिर एक बार ऊपर, फिर नीचे, फिर ऊपर। वैसे यदि इस ग्राफ को यदि आगे बढ़ाना चाहें तो यहाँ पर हमें ग्राफ कैसा मिलेगा, तो यहाँ पर हमें ग्राफ कुछ इस प्रकार से मिलेगा। ठीक है, यहाँ पर हमें ग्राफ कुछ इस प्रकार से मिलेगा। तो यह ग्राफ आसान है कि नहीं है? यह ग्राफ बहुत ही आसान है। यदि आपको यह चारों बिंदुएं याद हैं तो आप y = cot इनवर्स x का ग्राफ बहुत ही आसानी से खींच सकते हैं। अब हम लोग इस ग्राफ की सहायता से कॉट इनवर्स x का प्रांत और परिसर ज्ञात करेंगे। तो ज्ञात करते हैं। तो इसका जो प्रांत होगा और इसका परिसर होगा वो क्या होगा, तो प्रांत यानी कि कॉट इनवर्स x सभी संख्याओं कहें या फिर सभी बिंदुओं पर कहें, तो कॉट इनवर्स x जो है वो सभी बिंदुओं पर परिभाषित है। इसलिए जो कॉट इनवर्स x का जो प्रांत होगा वो सभी वास्तविक संख्याओं का समुच्चय होगा। ठीक है, और यदि इसका परिसर कहें तो वो 0 कामा पाई ले सकते हैं, या पाई कामा 2 पाई ले सकते हैं, या फिर 2 पाई कामा 3 पाई ले सकते हैं। क्योंकि किसी भी अंतराल को हम लेते हैं तो उस अंतराल में इसका जो मान मिल रहा है वो भिन्न भिन्न प्राप्त हो रहा है, मान इसका भिन्न भिन्न प्राप्त हो रहा है। तो इसका जो परिसर ले सकते हैं, या फिर 0 कामा पाई ले सकते हैं, पाई कामा 2 पाई ले सकते हैं, या फिर 2 पाई कामा 3 पाई, इन सभी अंतरालों में से किसी एक को हम ले सकते हैं। तो हम इसे लेते हैं 0 कामा पाई। अब यहाँ पर अंतराल कौन सा होगा, क्या हम 0 कामा पाई को भी लेंगे या फिर इन दोनों की बीच की संख्याओं को लेंगे? तो इन दोनों के बीच की संख्याओं को लेंगे, क्योंकि इन दोनों बिंदुओं पर जो कॉट इनवर्स x का जो मान मिल रहा है वो अनंत मिल रहा है, और अनंत को हम दिखा नहीं सकते हैं। इसलिए हमें इन दोनों की बीच की संख्या को लेना है। जब इन दोनों की बीच की संख्या को लेना है तो यहाँ पर जो अंतराल होगा हमारा वो कौन सा होगा, वो अंतराल हमारा ओपन इंटरवल होगा, यानी खुला अंतराल होगा। ठीक है, तो उम्मीद है कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा, और यदि आपको यह वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और यदि आपको इस वीडियो में कोई भी समस्या है तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं, हम उसका रिप्लाई जल्द से जल्द देने का प्रयास करेंगे। जय हिंद, जय भारत।